भारत की स्वतंत्रता संग्राम में ना कई ऐसी कहानियां हैं जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं एक विस्फोटक अध्याय पर नजर डालेंगे। ये कहानी है अलीपुर बम कांड की। जरा सोचिए, कलकत्ता का एक शांत सा इलाका और वहां एक घर में कुछ नौजवान मिलकर बम बना रहे हैं। क्यों? एक पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये हकीकत थी। और यही वो जगह थी जहां भारत के भविष्य को बदलने की एक जबरदस्त साजिश चल रही थी। तो इस पूरी साजिश के केंद्र में कौन था? वो थे एक युवा क्रांतिकारी, नाम था बरिंद्र कुमार घोष। चलिए उनकी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। देखिए, बारिन का जन्म ही एक बहुत ही असाधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और उनके एक भाई अरविंद घोष, वो तो खुद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जो बाद में एक आध्यात्मिक गुरु बन गए। तो मतलब घर में ही विचारों का, क्रांति का और पढ़ाई लिखाई का माहौल था। जाहिर है, इसी माहौल ने बारिन के जीवन की दिशा तय कर दी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? पहले पटना कॉलेज में पढ़ाई, फिर बड़ौदा में जाकर बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग ली, और फिर आया साल 1905। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बस इसी एक घटना ने बारिन जैसे न जाने कितने ही नौजवानों के दिलों में क्रांति की वो आग जला दी जो बुझने वाली नहीं थी। तो ठीक है, विचार तो थे, गुस्सा भी था, पर अब देखते हैं कि ये विचार एक विस्फोटक हकीकत में कैसे बदले। इस पूरे आंदोलन का एक तरह से मुखपत्र था, युगांतर। ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये उस क्रांतिकारी संगठन का नाम भी था। तो इसका काम डबल था, एक तो अपने विचार फैलाना और दूसरा क्रांति के लिए लोगों को तैयार करना और संगठित करना। और युगांतर में जो लिखा जाता था वो उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता था। जैसे ये लाइन देखिए, ऐसी स्थिति में प्रजा को भी पाशविक बल पर निर्भर रहना चाहिए। मतलब साफ था, उनका मानना था कि अंग्रेजों की ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जा सकता है। इससे पता चलता है कि वो अपने मिशन को लेकर कितने अडिग थे। और ये थी वो जगह, माणिक कल्ला का वो बगीचे वाला घर, बाहर से देखने में बिल्कुल शांत एक आम सा घर, लेकिन अंदर अंदर हथियारों और बमों का पूरा जखीरा तैयार हो रहा था। यही उनका हेडक्वार्टर था, यही ट्रेनिंग होती थी। अब इनका सबसे बड़ा निशाना था मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जो क्रांतिकारियों को बहुत ही क्रूर सजाएं देने के लिए जाना जाता था। पहली कोशिश की गई एक किताब में बम छिपाकर, लेकिन वो नाकाम रही। पर इन लोगों ने हार नहीं मानी। किंग्सफोर्ड का तबादला मुजफ्फरपुर हो गया तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को वहां भेजा गया। लेकिन किस्मत देखिए, बम गलत गाड़ी पर जा गिरा और उसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई। बस इस एक घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से हिल गई। इसके बाद जो पुलिस एक्शन हुआ और जो मुकदमा चला, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 2 मई 1908 पुलिस ने मानिक तल्ला के उस घर पर छापा मारा। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुईं। बारिन और उनके भाई अरबिंदो घोष समेत 33 से भी ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। ये क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। अब मुकदमा शुरू हुआ। अंग्रेजों के पास एक मुख्य गवाह था जो क्रांतिकारियों के सारे राज खोल सकता था। लेकिन क्रांतिकारियों का भी अपना एक प्लान था। सवाल ये था कि इस गवाह को चुप कैसे कराया जाए। और उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। नरेन गोस्वामी, जो पहले क्रांतिकारी था पर बाद में सरकारी गवाह बन गया, उसकी जेल के अंदर ही हत्या कर दी गई। जी हां, जेल के अंदर। कनाईलाल दत्ता और सत्येंद्र नाथ बोस ने इस इनक्रेडिबली साहसी काम को अंजाम दिया। और बस इस एक घटना ने अरबिंदो घोष के खिलाफ पूरे केस को कमजोर कर दिया। अरबिंदो घोष का बचाव कर रहे थे महान वकील चित्तरंजन दास। उन्होंने अपनी आखिरी दलील में जो कहा वो ऐतिहासिक बन गया। उन्होंने कहा कि अरबिंदो को हमेशा देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के पैगंबर और मानवता के प्रेमी के रूप में याद रखा जाएगा। इस एक भाषण ने अरबिंदो की छवि ही बदल दी। तो मुकदमे का फैसला आया और ये काफी मिला जुला था। एक तरफ अरबिंदो घोष, वो बरी हो गए, लेकिन उनके ही भाई बारिन घोष, उनको मिली मौत की सजा। उल्लासकर दत्त के साथ भी यही हुआ। हाँ, बाद में इस सजा को उम्र कैद यानी आजीवन कारावास में बदल दिया गया, लेकिन जो संदेश था वो साफ था। और सिर्फ यही नहीं, 13 और लोगों को उन्हें सीधा काला पानी भेज दिया गया। बारिन घोष और उनके साथियों के लिए ये फैसला एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक यात्रा की शुरुआत थी। कुख्यात सेल्युलर जेल में जिंदगी, जिसे काला पानी कहते थे।
बारिन ने अपनी आत्मकथा में काला पानी की भयावहता के बारे में लिखा है। ये कोई आम जेल नहीं थी। वहां कैदियों से कोल्हू चलवाकर तेल निकलवाया जाता था, जैसे जानवर करते हैं। खाना ना के बराबर था, बीमारियां हर तरफ फैली थी। सच कहें तो वो एक जीता जागता नर्क था। अब ऐसे मुश्किल हालात में कैदियों ने भी जिंदा रहने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। कुछ लोगों ने भूख हड़ताल की, काम करने से मना कर दिया। वहीं बारिन घोष जैसे कुछ और लोगों ने कानूनी रास्ता अपनाया। वो लगातार याचिकाएं दायर करते रहे, जो उस समय राजनीतिक कैदियों का एक हक हुआ करता था, ताकि हालात कुछ बेहतर हो सकें। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या उस जेल से, उस काला पानी से कोई भागने की सोच भी सकता था? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, 1915 में बारिन घोष सेल्यूलर जेल से भागने में कामयाब हो गए। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय कारनामा था। सोचिए, उस जेल से भाग निकलना। हालांकि बाद में उन्हें पूरी में फिर से पकड़ लिया गया, पर यह घटना उनके कभी हार न मानने वाले जज्बे को दिखाती है। जेल में लगभग 1 दशक बिताने के बाद 1920 में एक आम माफी के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया। और यहाँ से बारिन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक गहरा बदलाव आया। जेल से बाहर आने के बाद बारिन का जीवन एकदम बदल गया। उन्होंने बम और पिस्तौल का रास्ता छोड़कर कलम का रास्ता पकड़ लिया। वो एक पत्रकार बने, संपादक बने, कुछ समय के लिए अपने भाई के आश्रम में भी रहे, आध्यात्मिकता की खोज में। और अपनी बाकी की जिंदगी उन्होंने एक सम्मानित लेखक के तौर पर गुजारी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी क्रांतिकारी की असली विरासत क्या होती है? उनके शुरुआती हिंसक काम, या फिर बाद के जीवन में उनके बदले हुए विचार और उनका लेखन? बारिन घोष की कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है। शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है।